और ये जो बोर्ड पे साइड में लिखा रहेगा ना, बस इसके आपने स्क्रीनशॉट लेके अलग से इसको नोट्स बना लेने। तो सभी का कंसर्न है सरफेस केमिस्ट्री +2 का चैप्टर। चलो अच्छी बात है। हाँ जी, शुरू करने जा रहे हैं। पहली बात जो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, क्योंकि मैं ये 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, +2 को पढ़ाया था, फिर एक और बैच को पढ़ाया, अब तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इससे ना। सुनो, और वहां थोड़ी स्पीड फास्ट थी, आपके यहाँ स्लो रहेगी। लिसन केयरफुली। सबसे पहली बात, सरफेस केमिस्ट्री क्या? वेरी सिंपल, जो सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन को डील करेगी। बस जो मैंने लिख रखा है ना, बस उस पर ज्यादा फोकस करना है आपने। सरफेस केमिस्ट्री क्या बच्चे? जो सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन को डील करे। ओके। और इंटरफेस किसको बोलते हैं? जहां दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट एक दूसरे के टच में हो। ये कौन है बच्चे? लिक्विड और गैस। तो लिक्विड गैस जहां एक दूसरे के टच में है, लिक्विड और गैस जहां एक दूसरे के टच में है, उसको आपने क्या बोल रखा है? इंटरफेस। फिर बोल दे, सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन्स। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन्स। इसमें टोटल 3 चैप्टर हैं बच्चे। पहला एडजॉर्प्शन, फिर कोलोइड, फिर कैटालाइसिस। पहला एडजॉर्प्शन, दूसरा कोलोइडल, तीसरा कैटालाइसिस, अगर आप मेरे को सुन समझ पा रहे हैं तो। और जहां भी दो फिजिकल स्टेट एक दूसरे को टच करे उसको बोल देते हैं इंटरफेस। अगर आपको ये लिखा हुआ पेज एग्जैक्टली समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। बच्चे नेक्स्ट आपको समझना और सीखना क्या है, ध्यान से सुनना और समझना। ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी, गैस गैस में कोई भी इंटरफेस नहीं बन पाएगी। गैस गैस ऑलवेज होमोजिनस मिक्सचर बनाते हैं। आप तो सॉल्यूशन पढ़े पढ़ाए बनते हो। गैस गैस ऑलवेज होमोजिनस मिक्सचर बनाते हैं, ऑलवेज होमोजिनस। इनमें कंप्लीट मिसिबिलिटी है, इसीलिए इनमें कोई भी इंटरफेस नहीं होने वाली है। तो इसलिए लिखा हुआ है ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस। क्लियर होगी बात? अब यूं समझ लो कि जिस इंटरफेस की आप बात करोगे, जिस इंटरफेस की आप बात करोगे, जिसको थोड़ी देर में सरफेस एरिया बोलना शुरू कर दोगे, वो आपके पास कंपेरेटिवली द बल्क, बल्क के कंपैरिजन में थोड़ी सी थिक है। जहां दो फेजेज एक दूसरे से मिल रही हैं, जहां दो फेजेस, अब इनका जो एरिया है वो डिपेंड भी इसी पे कर रहा है। अगर छोटे छोटे मोलिक्यूल होंगे तो एरिया उसका कम हो जाएगा, लार्ज मोलिक्यूल होंगे तो एरिया उसका हाई हो जाएगा। क्लियर? जितने बड़े मोलिक्यूल होंगे सरफेस पे, उसके हिसाब से उस गिवन इंटरफेस का एरिया डिटरमाइन हो जाएगा। वहीं से उसकी वहीं से उसकी वहीं से उसकी एडजॉर्प्शन पावर, कोलोइडल नेचर, ये सब फिक्स होंगे। ये लिखा है ना बच्चे, यहां पर देखो, ये लाइन पढ़ो। मैंने क्या लिख कर दिया? द इंटरफेस इज नॉर्मली अ फ्यू मोलिक्यूल थिक बट इट्स एरिया डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बल्क फेज। बल्क कैसी है, उसी से इंटरफेस का साइज फिक्स होएगा। बल्क अगर 2 नैनोमीटर की है तो इंटरफेस के मोलिक्यूल भी 2 नैनोमीटर के होंगे। अगर बल्क 10 नैनोमीटर की है तो इंटरफेस भी 10 नैनोमीटर के पार्टिकल्स होंगे। तो पीछे क्या डिस्कशन किया? सरफेस केमिस्ट्री क्या? जो सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन को डील करे, कौन कौन है? एडजॉर्प्शन, कोलोइडल, कैटालाइसिस। फिर उसने कहा जी गैस गैस की कभी भी इंटरफेस नहीं बनती है। मैंने कहा क्यों नहीं बनती है? कहते जी ऑलवेज होमोजिनस है। फिर आगे बात करें इसी को लेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला पार्ट शुरू हो गया इस चैप्टर का, नाम है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है जी? सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन है जिसमें, वर्डिंग सुनना बच्चे, जिसमें होएगा क्या? एक पार्ट होएगा एडजॉर्बेट, दूसरा पार्ट होएगा एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट वो है जो एडजॉर्ब हो गया, जैसे चौक को पानी में डाला, ये आपने चौक उठाया, इसको इंक में डाल दिया, तो ये जो चौक है ना बच्चे, ये है एडजॉर्बेंट। और जो इंक है ना बच्चे, इंक, क्लियर, वो चौक की सरफेस पे एडजॉर्ब हो गई। तो जो इंक है उसको आपने क्या बोल दिया? एडजॉर्बेट। गेट्स एडजॉर्ब्ड वो एडजॉर्बेट है, गेट्स एडजॉर्ब्ड वो एडजॉर्बेट है। और जो सरफेस प्रोवाइडर हो, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, चारकोल, एनिमल चारकोल, ये सब कौन है? एडजॉर्बेंट है।
तो आपको ये तीन वर्ड्स, एडजॉर्प्शन, सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन, एडजॉर्बेंट सरफेस प्रोवाइडर, एडजॉर्बेट जो सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ, ये तीन बातें हो सकता है आपके दिमाग में उतर गई हो कि व्हाट मीन ऑफ एडजॉर्प्शन, व्हाट मीन ऑफ एडजॉर्बेंट और व्हाट मीन ऑफ एडजॉर्बेट। कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो पूछ सकते हो। सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, कोलोइडल मेटल्स, फाइनली डिवाइडेड स्टेट, ये सब कौन है? एडजॉर्बेंट है। चलो अब मैं एक्सप्लेनेशन फॉर द एडजॉर्प्शन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तीन बातों पे फोकस करो जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं। पहला होएगा रेजिडुअल फोर्सेस, दूसरा होएगा इम्बैलेंस्ड फोर्सेस, तीसरा होएगा फ्री वैलेंसीज। कहां पर? सरफेस पे। उसको समझने के लिए एक बार मेरे साथ आ जाओ, आपकी फिजिक्स के सरफेस टेंशन को समझते हैं। यहां एक पार्टिकल है जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, और एक यहां पार्टिकल है जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। जब मैं बल्क में पहुंच गया तो उस मॉलिक्यूल को सेम टाइप के मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे थे। बोलो बेटा। तो अब मुझे आदेश दो, करना क्या मैंने? बोलो बेटा, मैंने करना क्या? वापस समझाना है सब कुछ? बस अभी अभी 1 मिनट में वापस आता हूँ, इसको कंप्लीट करके 1 मिनट में वापस आता हूँ, ठीक है? मैं सब कुछ वापस ही समझा दूंगा, रिवीजन कर दूंगा। सुनो, जो मॉलिक्यूल बच्चे बल्क में है वो सब तरफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, तो इस पे जो एफ नेट होएगा वो क्या होएगा? 0। लेकिन जो सरफेस पे है, क्लियर, इसको सराउंड करने वाले पार्टिकल्स कैसे हैं जी? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। इसको सराउंड करने वाले पार्टिकल्स कैसे हैं? डिफरेंट हैं। डिफरेंट हैं तो इस सरफेस पे जो एफ नेट है वो 0 नहीं है। और जब एफ नेट 0 नहीं है, जब फोर्स नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है, तो इसके सराउंडेड में जो भी पार्टिकल्स आएंगे ना, इसके सराउंडेड में जो भी पार्टिकल्स आएंगे उनको अपने आप पे क्या करेगा? वो रिटेन 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 क्या करने के लिए? एफ नेट को 0 करने के लिए, एफ नॉन 0 को 0 करने के लिए, एफ नॉन 0 को 0 करने के लिए, एफ नॉन 0 को 0 करने के लिए वो उसके टच में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो रिटेन करेगा, रिटेन करेगा। और यही इंबैलेंस फोर्सेस, यही रेजिडुअल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर द एडजॉर्प्शन। सिंपल सी स्टोरी थी, और यही बात मैं आपको यहां बता रहा हूं कि व्हाट इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडजॉर्प्शन। पहला, रेजिडुअल फोर्सेस ऑन सरफेस, इंबैलेंस फोर्सेस ऑन सरफेस, फ्री वैलेंसीज ऑन सरफेस। ये देखो सरफेस पे एफ नेट नॉन 0 है, तो इसके टच में जो भी आएगा उसको रिटेन 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 करके कोशिश करता है कि एफ नेट 0 कर ले। और दूसरा, ये निकल है, इसकी बॉन्ड तोड़े जब आपने, क्लियर, तो इस फ्री वैलेंसीज का अमाउंट बढ़ गया, इस फ्री वैलेंसीज का नंबर बढ़ गया। इस फ्री वैलेंसीज का नंबर ना भी बढ़े तो ये फ्री वैलेंसी भी तो हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर रही है ना। इसी को तो बोल देते हो आप लोग क्या? फ्री वैलेंसीज, इम्बैलेंस फोर्सेस, रेजिडुअल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडजॉर्प्शन। तो काम की बात ये 3 लाइनें। Who one is responsible for adsorption? Residual forces, imbalance forces, free valencies। कोई कंफ्यूजन हो बात करो, नहीं तो एक बार मैं वापस चल रहा हूं। लो जी, शुरू किया था कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन्स। ऐसे फिनोमिनन 3 है, एडजॉर्प्शन, कोलोइडल, कैटालाइसिस। वहां बताया था गैस के अंदर कोई भी इंटरफेस नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि गैस गैस ऑलवेज कंप्लीटली मिसिबल है, एक दूसरे में कंप्लीटली घुल जाती हैं, तो ये होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं। इसीलिए मेरे को इसीलिए मेरे को इसीलिए मेरे को क्या करना है? इसीलिए मेरे को क्या करना है? गैस गैस के अंदर
कोलोइडल वाला पार्ट, सॉरी गैस गैस के अंदर एडजॉर्प्शन वाला पार्ट, गैस गैस के अंदर मुझे एडजॉर्प्शन वाला पार्ट, कोलोइडल वाला पार्ट नहीं पढ़ना है क्योंकि तो ऑलवेज इमिसिबल है। ठीक है जी। चलो इसके बाद एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्बेट क्या है, ये पता चल गया होगा। उसके बाद एडजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एडजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है रेजिडुअल फोर्सेस, इम्बैलेंस फोर्सेस, फ्री वैलेंसीज। सारे बच्चे चलो नाउ अब एडजॉर्प्शन कैसे कैसे हो रहा है उसको चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ा मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है बच्चे मैनेजमेंट की तरफ से कि हमारी वो डाउट क्लास नहीं है, तो क्या करेंगे अब जब एंडिंग कर रहे होंगे ना क्लास की तो पेपर का डिस्कशन कर लेंगे तब, ठीक है। 11:15 हुए और 12:15 पे हमारी क्लास खत्म होती है, तो हम ना 11:55 पे 40 मिनट के बाद पेपर का डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन आई है कि वो डाउट क्लास नहीं है आज आप लोगों की। एक सेकंड रुको। चलो ठीक है। हाँ जी, अब ये एडजॉर्प्शन के एग्जांपल बच्चे ध्यान से सुनना, तुम लोग एक्सपर्ट हो इन चीजों के। मेरे पास ना मान लो इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, उसका ना प्रेशर 10 एटीएम है, 10 एटीएम, ठीक हो गया। हम ये सीख रहे हैं कि हमें एडजॉर्प्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो एक सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर 10 एटीएम है, उसको चारकोल के टच में लेकर आए, हमने चेक किया प्रेशर 10 एटीएम से डाउन चला गया। डाउन क्यों चला गया, इसकी वजह क्या है? गैस एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। दूसरा, ऑर्गेनिक डाइज, ये कलर होते हैं कलरफुल जो भी ऑर्गेनिक डाइज हैं, उसको चारकोल के टच में लेकर आए, उसको चारकोल के टच में लेकर आए, वहां देखा इसका ऑर्गेनिक डाइज का कलर गायब हो गया। भाई कलर गायब कैसे हो गया? तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर भी कौन है? एडजॉर्प्शन है, क्योंकि चारकोल ने कलर को एडजॉर्ब कर लिया। रोज शुगर येलो कलर की होती है, जैगरी देखिए ना, गुड, क्लियर, जितनी शुगर लेस रिफाइंड होगी, डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड, उतनी उसकी ब्राइटनेस, उसकी चमक, उसकी व्हाइटनेस बढ़ती चली जाएगी। तो जो जो रो शुगर है, गुड़ मतलब जैगरी, उसका कलर येलो है, तो एनिमल चारकोल, बोन चारकोल के टच में आके ना उसका येलो कलर गायब 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 गायब, रिफाइंड 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 रिफाइंड, उसका कलर डिसअपियर हो रहा है। वजह क्या है? एडजॉर्प्शन। जब वो छोटे होते आप क्लास अपने स्कूल में बोतल लेके जाते थे ना पानी वाली, उसमें एक छोटा सा पाउच पड़ा रहता था, वो सिलिका आपका बड़ा मन करता था उसको फाड़ने का कि इसको फाड़ के देखें इसमें है क्या, लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं की, हो सकता आपने सब विस्फोट ना हो जाए कोई, क्लियर। उसके अंदर सिलिका जेल है। सिलिका जेल करता क्या है? आसपास के सराउंडिंग में जितना मॉइस्चर उसको करता है एडजॉर्ब। उस पर लिखा भी रहता है इट कंटेन सिलिका जेल, इट कंटेन्ड एडजॉर्बेंट सिलिका जेल, क्लियर है। तो ये चार एग्जांपल एक लाइन में कवर करे, गैस, ऑर्गेनिक डाई, रो शुगर, क्लियर, इन कांटेक्ट विद चारकोल, चारकोल चारकोल, क्लियर। फर्स्ट प्रेशर रिड्यूस, सेकंड कलर डिसअपियर, थर्ड कलर डिसअपियर, ओके, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन, एंड लास्ट मॉइस्चर एडजॉर्ब्ड बाय द सिलिका जेल। तो कुल मिलाकर आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? सरफेस इंबैलेंस था। सरफेस इंबैलेंस क्यों था? क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से सराउंडेड था, दैट्स वाई उसकी टच में जो भी आएगा उसको वो क्या करेगा? रिटेन करने की कोशिश करेगा, अपना एफ नेट जीरो करने की कोशिश करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा, और उस वजह से एडजॉर्प्शन का फिनोमिनन प्रोसीड करेगा। ये एग्जांपल थे एडजॉर्प्शन के। लो आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए देते हैं, ये पढ़ के बताना कि आपको जो मैंने बताया था सारा समझ में आया कि नहीं। पूरा 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट आपके पास, आपको लगेगा सब कुछ तो लिख दिया, इसमें से बचा क्या? 1 मिनट मैं पूरा चुप रहूंगा, 1 मिनट, पूरा 1 मिनट।
चलो सभी बच्चों के लिए डन है। ये सारा समझ में। अब मैंने आपको इसलिए कहा कि जो मैंने लिखा है दैट इज फुल एंड फाइनल, इसको समझना आसान है जो मैंने लिख दिया है, ठीक है। लो जी, डिजॉर्प्शन क्या है जी? डिजॉर्प्शन क्या है? जस्ट रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज डिजॉर्प्शन। इसीलिए डिजॉर्प्शन को पढ़ने की नीड नहीं, जो मैंने लिखा है रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज डिजॉर्प्शन, मोर देन सफिशिएंट। अब उसके बाद ना एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एडीएबी। वैसे तो हमारा सिलेबस एब्जॉर्प्शन है ही नहीं, वैसे तो हमारा सिलेबस एब्जॉर्प्शन है ही नहीं, लेकिन फिर भी एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन को समझते हैं जो मैंने लिखा उसके थ्रू। जो एडजॉर्प्शन है अभी मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूं, ये सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन है, जबकि जो एब्जॉर्प्शन है बच्चे वो बल्क रिलेटेड फिनोमिनन है। क्लियर ना? अब जो एडजॉर्प्शन है ना बच्चे, शुरू शुरू में बड़ा तेज होता है, वो फास्ट। उसके बाद जैसे ही सरफेस सैचुरेट हो गई, जैसे ही सरफेस सैचुरेट हो गई, वैसे ही इसका रेट स्लो 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 होने लगता है। इनिशियली फास्ट देन स्लो, जबकि एब्जॉर्प्शन तो बल्क में हो रहा है। दैट्स व्हाई इट प्रोसीड्स विद यूनिफॉर्म रेट। तो वैसे ना भी सीखोगे एडीएबी का डिफरेंस तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि एबी मेरा सिलेबस है ही नहीं, मेरा सिलेबस एब्जॉर्प्शन है। समझ गए इस बात को भाई? इसके बाद एग्जांपल है एडीएबी का। ये देखो जी, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल ना तुम्हारे +2 क्लास में चला करता था। सुनो, उसने क्या कहा जी, एक ट्यूब लेकर एक साइड में कैल्शियम कार्बोनेट रख दिया है, यहाँ यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट रख दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, और एक साइड में आपको रखकर दे दिया है सिलिका जेल। बताया ना अभी, आपकी वो बोतल थी जो उसके अंदर रहता था एक पाउच, पाउच में सिलिका जेल। तो मान लो मॉइस्चर में रख रहे हो इसको, मॉइस्चर में, तो पता है सिलिका जेल करेगा एडजॉर्प्शन, जबकि कैल्शियम क्लोराइड करेगा एब्जॉर्प्शन। मतलब अगर कैल्शियम क्लोराइड को देखोगे तो ये 6 वाटर, इसके इसके अंदर के स्पेसेस तक पानी पहुंच गया है, जबकि अगर सिलिका जेल देखोगे इसका जो इंटरनल पार्ट होएगा, जब प्रैक्टिकली चेक करोगे, माइक्रोस्कोप से चेक करोगे, तो सिलिका जेल की सरफेस पे पानी ज्यादा मिलेगा, बल्क में पानी कम मिलेगा। उस प्रोसेस को आपने क्या नाम दे दिया? एडजॉर्प्शन। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको एडीएबी के एग्जांपल से पता चल गया है। और एडीएबी इकट्ठा हो रहा हो, पहले सरफेस पे, फिर धीरे धीरे बल्क में, सरफेस पे धीरे धीरे बल्क में, उसको इकट्ठा हम बोलते हैं जॉर्प्शन, SORPTION। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, कलेक्टिवली नोन एज द जॉर्प्शन। एडीएबी कलेक्टिवली नोन एज द SOR। हम बोलते हैं ना इसने इसको सोख लिया वर्ड आता है ना, सोख लिया वर्ड, वो जॉर्प्शन है। ये अगर थोड़ी बहुत हिंदी आती है तो क्लियर है। AD प्लस AB इज इक्वल टू सोख लिया, मतलब जॉर्प्शन हो गया। लो जी, अब चलते हैं इसकी एंथैल्पी की तरफ। अब चलते हैं इसकी एंथैल्पी की तरफ। एक चैप्टर हुआ करता है थर्मोडायनेमिक्स, नाम सुना होगा। उस थर्मोडायनेमिक्स में हमें एक इक्वेशन मिली गिब्स फ्री एनर्जी की। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है जी। और मुझे 2-3 बातें आपको बतानी है, चैप्टर हमने पढ़ नहीं रखा इसलिए बता रहा हूं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो तो उसको बोलते हैं अपने आप होना, स्पॉन्टेनियस। अगर पॉजिटिव हो तो पीछे जाना, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर 0 हो तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, आगे पीछे दोनों तरफ जाना। तो मुझे तो चोक को इंक में डालते ही, चोक को इंक में डालते ही, चोक को इंक में डालते ही, इंक को चोक ने बाय डिफॉल्ट अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्या कर लिया? एडजॉर्ब कर लिया, यानी अपने आप हुआ। तो डेल्टा जी ऑफ एडजॉर्प्शन तो कैसा है? अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तुम कोई करवा थोड़ी रहे हो, अपने आप हो रहा है। चारकोल को तुमने मास्क में चारकोल डाला, लगा लिया, पोल्यूटेंट गैसेस अपने आप ही क्या होगी? एडजॉर्ब हो गई। तुम ऐसे थोड़ी हो कि स्पेशल एफर्ट्स करते हो कि सराउंडिंग्स जितनी भी पोल्यूटेंट गैसेस हैं उनको उठा उठा के भरते रहते हो मास्क के अंदर। अपने आप ही तो हो रहा है सारा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम तो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप चल रहा है, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी चल रहा है। वन मोर थिंग, जो डेल्टा एच ऑफ एडजॉर्प्शन है, जब भी कोई चीज एडजॉर्ब करेगी ना
तो 99.9999% केसेस में एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। अब जो भी एक्सोथर्मिक है, तुम तो स्मार्ट बच्चे हो सारे के सारे, इक्विलिब्रियम भी तुमने पढ़ लिया, उसके अलावा सॉल्यूशन चैप्टर भी तुमने पढ़ लिया। वहां लिखा है जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं ऑल आर सपोर्टेड बाय लो टेम्परेचर। तो इसका मतलब इफ यू वांट टू प्रोसीड द, अगर आप एडजॉर्प्शन को थर्मोडायनेमिकली प्रोसीड करना चाहते हो फॉरवर्ड में, तो 101% टेम्परेचर आपको कम रखना पड़ेगा। अच्छा, जब इसकी बात नहीं की आपने, ये तो बड़ा आसान है। इंक पहले क्या थी? स्प्रेडेड। इंक पहले क्या थी? डिस्ट्रीब्यूटेड। इंक पहले क्या थी? बिखरी हुई। इंक पहले क्या थी? डिफ्यूज्ड। अब वो क्या कर गई है? उस चोक पे एडजॉर्ब होकर ज्यादा अरेंज हो गई है, तो उसका जो एंट्रोपी है वो नेगेटिव है। अब ये तो पंगा हो गया, एंट्रोपी नेगेटिव होती, यहां कौन सा साइन आ गया? प्लस। उसके लिए मैं आपको ऊपर लेके जा रहा हूं, मेरे साथ टिके रहना। वापिस सुनो, डेल्टा जी नेगेटिव बनाना है, तो डेल्टा एच बाय डिफॉल्ट कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। एडजॉर्प्शन सबको पता है अपने आप ही चल रहा है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए ये तो डेल्टा एच तो एफर्ट कर ही रहा है, डेल्टा एच तो एफर्ट कर ही रहा है, डेल्टा एच तो एफर्ट कर ही रहा है, उसके साथ साथ में एफर्ट किसको करनी चाहिए? टी डेल्टा एस के डेल्टा एस को, वो कर नहीं पा रहा, तो उसके लिए हमें हरेक 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 एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को लो टेम्परेचर पे करवाना पड़ेगा इफ यू वांट द स्पॉन्टेनिटी। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एडजॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है इफ यू वांट टू प्रोसीड एडजॉर्प्शन देन टेम्परेचर शुड बी लो। ढेरों बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, ढेरों बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया क्या कि ये जो तुम्हारे पास एडजॉर्प्शन है, इज इट एक्सो और एंडो? तो मेरा आंसर क्या था? ऑलवेज एक्सो। इक्का दुक्का केस एंडो के हैं, इक्का दुक्का केस एंडो के हैं, लेकिन वहां वहां एंट्रोपी फेवर कर रही है। नटशेल बताओ क्या हमें फाइनल डिस्कशन क्या करना है? फिर सुनो, नंबर 1, एडजॉर्बेंट की सरफेस इम्बैलेंस्ड है, फ्री है, एडजॉर्बेंट उस पर आकर एडजॉर्ब हो गया, एनर्जी निकल गई डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक है जी, अपने आप हुआ डेल्टा जी नेगेटिव। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डेल्टा जी को नेगेटिव कर रहा है? आपने कहा जी एंथैल्पी का एक्सोफॉर्म टी डेल्टा एस के ज्यादा हो, टी डेल्टा एस से ज्यादा हो। वो कैसे हो? टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट कम करके चलो, प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। आपको नटशेल बात समझ में आई कि इफ यू वांट टू प्रोसीड द एडजॉर्प्शन टेम्परेचर शुड बी लो, बात खत्म। क्या सबको ये बात समझ में आ गई कि किसी भी एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को आगे चलाना है तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए? टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कम। ठीक है जी, अब ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली हैं। ओके भी, अगर आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं समझ में आ गया, क्यों टाइम खराब करें, तो आपकी चॉइस है, ये पढ़ सकते हो। वैसे अगर आप कहो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लगा लो 1 मिनट लगाना है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो मेरे से बुलवा लेना। ठीक है जी, कवर, मेरे ख्याल में कवर हो गया। पीछे जो पढ़ा वो सारा लिटरली वर्ड टू वर्ड है, लेकिन वहां मैंने इसको एक्सट्रैक्ट निकाल दिया जिससे आपका काम हो जाएगा इजीली किसी भी एग्जाम के अंदर। एडजॉर्प्शन की वैरायटी पे आगे बच्चे, 2 टाइप के एडजॉर्प्शन है, एक है फिजिकल, दूसरा है केमिकल। 2 टाइप के एडजॉर्प्शन है, एक है फिजिकल, एक है केमिकल। वी हैव द 2 टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, वन इज फिजिकल, सेकंड इज द केमिकल। फिजिकल का मतलब है सिर्फ वेंडरवाल फोर्स लगना, और केमिकल का मतलब है बॉन्ड बनना, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन।
फिजिकल का मतलब है फिजिजोप्शन, वैंडरवाल फोर्सेस, और केमी एडजॉर्प्शन जिसमें बॉन्ड बनेंगे। तो दो टाइप के एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एंड केमिकल। उनके डिफरेंसेस को पढ़ना शुरू करें। क्लियर है? उससे पहले एक छोटी छोटी बातें समझ लो। वैसे फिजिकल और केमिकल के डिफरेंसेस यहाँ है, मैं आऊंगा इस पर। क्लियर है? अगर इसमें किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बात कर सकते हैं। और एक दो चीजें और मेरे दिमाग में जो जा रही थी वो थी, हाइड्रोजन का ग्लास की सरफेस पे एडजॉर्ब होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक एग्जांपल बताना था आपको, शायद आगे है, वो आ जाएगा। हाँ यहाँ है, ठीक है, मैं बता दूंगा आगे जाकर ना कि ये 99.99% तो कैसा होता है, एक्सो। लेकिन कुछ केसेस में ये एंडो भी होता है, तो उसको फेवर एंट्रोपी करती है तब। क्लियर है? बता दूंगा अभी। तो अभी फिलहाल फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन पे चलने से पहले पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा भी गया है, क्या आप फिजिकल एडजॉर्प्शन को केमिकल एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट कर सकते हो? आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ एक तरीका है, टेम्परेचर का चेंज करके। कहता एग्जाम्पल दो, सुनो ध्यान से। आयरन की सरफेस पे नाइट्रोजन, क्वेश्चन समझ गए? फिजिकल एडजॉर्प्शन, हाउ द फिजिकल एडजॉर्प्शन कन्वर्ट्स टू केमिकल, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? आप बोलोगे चेंज द टेम्परेचर। उसने कहा कैसे, एग्जांपल दो। आयरन की सरफेस पे नाइट्रोजन वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे फिजिकली एडजॉर्ब हो रहा है, बताया था अभी। लो टेम्परेचर फेवर्स द फिजिकल एडजॉर्प्शन, लो टेम्परेचर फेवर्स द फिजिकल एडजॉर्प्शन, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। लेकिन 25 डिग्री पे सारा के सारा एडजॉर्प्शन का किया धरा जीरो हो गया, मतलब सब गैस डिजॉर्ब हो गई। और यार तुम्हारे अराउंड ना इतना आयरन है, जहां देखो आयरन ही आयरन है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन तो 78% है ना, एडजॉर्ब हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। आयरन की सरफेस पे नाइट्रोजन 25 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे, जिस एटमॉस्फेयर पे हम हैं, उस पर एडजॉर्ब नहीं हुई। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाकर 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 500 से 700 केल्विन की तरफ लेकर जाओ, तब आयरन पे वही नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके अपने, और आयरन पे क्या हो जाएगी, केमिकली एडजॉर्ब। अब केमिकल एडजॉर्प्शन का मतलब आप समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूं। अगर सिर्फ और सिर्फ वैंडरवाल फोर्सेज हो, अगर सिर्फ और सिर्फ वैंडरवाल फोर्सेज हो, डॉटेड लाइन वेंडरवाल वीक फोर्सेस, हाँ, उसके बाद बॉन्ड बन गया, उसके बाद बॉन्ड बन गया, उसके बाद बॉन्ड बन गया, तो उसको आपने क्या बोल दिया, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, कैन यू कन्वर्ट द फिजिकल टू द केमिकल एडजॉर्प्शन? योर आंसर शुड बी यस। अब वो पूछेगा हाउ, आप बोलोगे विद द change, मतलब increase of temperature. Low temperature favors physical adsorption and high temperature favors the chemical adsorption is a very good example. अब मैं आपको पिछले पेजेस दिखा देता हूं भाई, किसी को भी कहीं मेरे से बात करनी हो, पहला पेज बात करनी हो, सेकंड, बोलो जी। चलो भाई सब शांत है, चलो वेरी गुड बच्चे। अब है फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंसेस करना, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंसेस करना। फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन के डिफरेंसेस में पहला, जिसका नाम ही फिजिकल एडजॉर्प्शन है, अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले डायग्राम के अंदर कि वहां वीक फोर्स है, तो इसमें वीक वेंडरवाल फोर्सेज है, यहां मैंने लिख दिए। जहां वीक फोर्स होगा एनर्जी भी कम रिलीज होगी, -40 से -40 किलो, -20 से -40 किलो जूल। लेकिन जहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे वह एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, 80 से 240 किलो जूल। ठीक है भाई, अगली बात, यूजुअली अकर्स एट लो टेम्परेचर, ठीक है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि टेम्परेचर बढ़ेगा एडजॉर्प्शन कम होने लगेगा। ये x/m किसको इंडिकेट कर रहा है, ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को। ऊपर क्या लिखा होता है, मास ऑफ एडजॉर्बेट, इंक मतलब, और नीचे क्या लिखा होता है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब चोक। ऊपर लिखा मिलता है इंक, नीचे चोक, ऊपर गैस, नीचे चारकोल, मतलब मास ऑफ एडजॉर्बेट बाय मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन।
तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने के साथ फिजिकल हो अगर तो घटेगा, लेकिन अगर केमिकल हो तो मेरे भाई बॉन्ड बनने हैं, तो शुरू शुरू में तो ये बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा देन आफ्टर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से डिक्रीज करेगा। बट शुरू शुरू में बॉन्ड तो बनाने हैं ना, पुराने बॉन्ड तो तोड़ने हैं ना। ये देखो यहां तक तो बढ़ता है पहले, जब ये एक्टिवेशन एनर्जी टच कर लेता है देन आफ्टर इट विल डिक्रीज। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन शुरू से इनिशियली व्हेन वी इंक्रीजेस टेम्परेचर decreases. Chemical absorption initially increases with increase of temperature and then after decreases. क्यों शुरू शुरू में बढ़ रहा है भाई? बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। जब बॉन्ड टूटेंगे नहीं, फिर वापस वहीं लेके चलता हूं, जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं, जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होंगे, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इनिशियली तो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ा केमिकल एंड देन आफ्टर हीट निकल गई नए बॉन्ड बनने से, उससे फिर ये वापस अपोज होने लग गया। कोई कंफ्यूजन और डिस्कशन हो सकता है इस पे? ना रिवर्सिबिलिटी, नाम ही फिजिकल है, नाम ही वीक बॉन्डिंग है, नाम ही ये कि वीक टाइप के फोर्स बन रहे हैं, तो रिवर्सिबल है। जब चाहो गैस को एडजोर्बेट को एडजोर्बेंट से फ्री कर दो। मतलब यहां पे मोर ऑफ गैस इज एडजॉर्ब्ड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर बढ़ा x/m बढ़ा, घटा दो घटेगा, बढ़ा दो बढ़ेगा, ऐसे चलता जाएगा ये फिनोमिनन। x/m डायरेक्टली टू p। ये भाई साहब परमानेंटली बॉन्ड बन गए, यहां आपके पास परमानेंट बॉन्ड बन गए, बस प्रेशर से कोई रिलेशन बनेगा नहीं इसका, ये इरिवर्सिबल है, वाइल द फिजिकल इज रिवर्सिबल। अब देखो ना, चारकोल पे चाहे तो आप कलर एडजॉर्ब करा दो, चाहे गैस एडजॉर्ब करा दो, चाहे कुछ भी एडजॉर्ब करा दो, ये नेचर वाइज स्पेसिफिक नहीं है। जबकि केमिकल जो केमिजॉर्प्शन है ये नेचर में स्पेसिफिक है। आयरन पे ना नाइट्रोजन ही एडजॉर्ब होगी, पीछे चले एग्जाम्पल दिया था, अगर आप सुन पा रहे थे तो ये लो जी। Iron can adsorb nitrogen but not hydrogen, and platinum can adsorb hydrogen but not nitrogen. So जो आपके पास फिजिकल है ये स्पेसिफिक नहीं है, while the chemical is specific in nature. While the chemical is specific in nature, it is highly specific in nature and occurs only when there is bond formation between AD एडजोर्बेंट एंड एडजोर्बेट। अब जल्दी से एक समरी बना लेते हैं आपके दिमाग में एंट्री कराने के लिए। सुनो भाई, फिजिकल वीक है, एनर्जी कम रिलीज हो रही है, टेम्परेचर का इनवर्स है, वीक बॉन्ड है, क्लियर ना, नॉन स्पेसिफिक है और इरिवर्सिबल है। और केमिकल स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, शुरू में टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा फिर कम होएगा, इरिवर्सिबल है और स्पेसिफिक है। ठीक है जी, अब आपकी टर्न है, एक बार रिवीजन करो। कोई क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहा है तो इमीडिएटली डिस्कशन करो। कोई भी कंफ्यूजन हो इमीडिएटली डिस्कशन हो सकता है बेटा। पक्की बात? चलो यहां चलते हैं जी। अब कितनी लेयर्स बनेंगी? मल्टी। पहली लेयर बन गई, जगह बच गई, दूसरी लेयर बन गई, यहां तो बस एक ही लेयर बनने वाली है केमिकल के अंदर। जितने ज्यादा आपके पास वेंडरवाल फोर्स होंगे उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन बढ़ेगा फिजिकल वाला, जबकि केमिकल में ऐसा कोई कोरिलेशन है नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी फिजिकल में नहीं चाहिए, अभी पीछे मैंने डायग्राम बनाया था। मुझे एक्टिवेशन एनर्जी की नीड कहां पर है? जहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। जहां केमिकल रिएक्शन हो रही है, हो सकता है आपको केमिकल कंट्स का थोड़ा सा हिस्सा याद हो। एक्टिवेशन एनर्जी की नीड कहां होगी? जहां कोई केमिकल रिएक्शन हो, जहां कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं है वहां एक्टिवेशन एनर्जी की नीड ही नहीं है। सो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हैव नो नीड ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाइल केमिकल नीडेड द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कुल मिलाकर अगर मैं इसको नटशेल
रिजल्ट में याद करूं, मल्टी लेयर्ड कौन है, फिजिकल, मोनो कौन है, केमिकल, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन किस पे रिलेट कर रहा है, जितने ज्यादा फोर्सेस। आपको क्रिटिकल टेम्परेचर पता है, क्रिटिकल टेम्परेचर? जैसे आपने बताया था कि उसके ऊपर जाके जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाके बॉइल होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है बेटा जिससे ऊपर जाने पर हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, उससे नीचे नीचे हम लिक्विफाई कर पाएंगे। इफ गैस इज अबोव टीसी दैट नेवर बी लिक्विफाइड मीन बिहेव्स आइडियल। अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री है और उसको 41 पे लेके चल रहे हो, अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 40 डिग्री है उसको 41 पे लेके चल रहे हो, नाउ गैस बिहेव्स आइडियल। लेकिन वो अगर 40 से नीचे है तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी, क्योंकि 40 तो उसका टीसी है। वापिस सुनो क्या कह रहा हूं, टी का और ए का, अगर ए के बारे में नहीं जानते हो तो मैं ए के बारे में बता दूं। यहां जो ए है इट इंडिकेट वेंडरवाल फोर्सेस, इट इंडिकेट द वेंडरवाल फोर्सेस। और वेंडरवाल फोर्सेस के बारे में शायद आपने कभी सुना हो, नहीं सुना तो मैं बता रहा हूं, ये अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। वेंडरवाल फोर्सेस कैसे फोर्सेस होते हैं बच्चे, अट्रैक्शन फोर्सेस। तो अगर किसी का टीसी ज्यादा है उसका ए ज्यादा है, किसी का ए ज्यादा है उसका टीसी ज्यादा है, तो सोचो ना कि अगर किसी गैस के अंदर वेंडरवाल फोर्स बढ़ गए, उसका टीसी बढ़ गया, उसका लिक्विफिकेशन करना आसान हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम घुमा घुमा के बातें क्यों कर रहे हैं, सीधे बोले ना, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेंडरवाल फोर्सेस। किसी का ए ज्यादा, किसी का ए ज्यादा, उसका एब्जॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा कोई रिलेशन केमिकल में नहीं मिलता हम लोगों को। एक्टिवेशन जी इसमें नीड नहीं, इसमें है। सरफेस एरिया दोनों में डायरेक्टली है, क्योंकि नाम ही एड्जॉर्प्शन है, एंड एड्जॉर्प्शन इज द सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन। किसी भी बच्चे को कहीं भी छोटा मोटा भी डाउट आया हो कि ये मल्टी, ये मोनो, ये ए का डायरेक्टली, ये कोई रिलेशन नहीं है, ये एक्टिवेशन नहीं चाहिए, इसमें केमिकल में नीडेड है, दोनों सरफेस एरिया के डायरेक्टली हैं, तो मेरे से बात कर सकते हो आप। सभी बच्चों को क्लियर है? चलो, वेंडरवाल फोर्सेस बढ़ाने हो तो मोलिकुलर वेट बढ़ा दो, वेंडरवाल फोर्सेस बढ़ाने हो तो साइज बढ़ा दो, वेंडरवाल फोर्सेस बढ़ाने हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा दो, वेंडरवाल फोर्सेस बढ़ाने हो तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ा दो, कुछ ऐसा जिससे वो जो वीक टाइप के फोर्सेस वो बढ़ने लग जाएं। मोलिकुलर वेट है, साइज है, एच बॉन्डिंग है, जैसे वाटर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनके ए का वैल्यू, वेंडरवाल कांस्टेंट का वैल्यू बड़ा ज्यादा होता है। एक पी ब्लॉक एलिमेंट में 18वां ग्रुप है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 18वां ग्रुप, 18th ग्रुप, उसमें हो सकता है आपने 12वीं क्लास पढ़ते हुए पढ़ा हो कि गैसेज जो है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, उनके ईज ऑफ लिक्विफेक्शन, सबसे इजीली लिक्विफाई रेडोन को कर सकते हो। पानी में रेडोन सबसे ज्यादा घुलती है, चारकोल पे सबसे ज्यादा एडजॉर्ब रेडोन होती है। मैंने कहा वजह बताओ, ये तो थी वजह, ए ज्यादा इसका। जिस गैस का साइज बड़ा है उसको डिस्टोर्ट करना आसान है, उसको प्लस माइनस बनाना आसान है, उसको पोलर बनाना आसान है, और इसको पोलर बनाना आसान है, उसको लिक्विफाई करना, एडजॉर्ब कराना, पानी में घोलना, ये सब आसान हो जाएगा। तो फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन के जो मैंने लिख रखे हैं उसको जल्दी से कंपेयर करो फटाफट। एक बार मैं बोलता हूं 1 मिनट का टाइम लगाकर। फिजिकल वीक, केमिकल स्ट्रॉन्ग। फिजिकल लेस एनर्जी रिलीज, केमिकल मोर एनर्जी रिलीज। फिजिकल फिजिकल टेम्परेचर का इनवर्स, केमिकल इनिशियली डायरेक्ट देन इनवर्स। वीक बॉन्ड्स आर इन फिजिकल, दैट्स व्हाई इट इज रिवर्सिबल while the chemical is irreversible strong bonded. Physical non specific while the chemical is specific. Multi-layered फिजिकल, मोनोलेयर्ड केमिकल। वेंडरवाल फोर्सेस के डायरेक्टली है, उसमें कोई ऐसा रिलेशन है नहीं।
ठीक है ना। और एक्टिवेशन एनर्जी की फिजिकल में नीड नहीं है, केमिकल में नीड है। सरफेस एरिया दोनों के डायरेक्टली चलता है भाई। ठीक है जी, ये था फिजिकल एडजॉर्प्शन को केमिकल में कैसे बदल सकते हो। ये आपको टाइम स्पेस दिया इसको रीड करने का, बोलोगे सर ये ऑलरेडी हो चुका है, टाइम 30 सेकंड है। ठीक है जी, ये पीछे हमने एग्जांपल लिया था उससे समझ में आ गया होगा ना बच्चे। ये वाला सेम, आयरन प्लस नाइट्रोजन, वेरी लो टेम्परेचर, फिजिकली एडजॉर्ब एट 25, नो एडजॉर्प्शन, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस इट विल बी केमिकली एडजॉर्ब्ड। चलो अच्छी बात है। अब ना ये ऐसे एग्जांपल हैं जहां एडजॉर्प्शन एक्सो की जगह एंडोथर्मिक है, वो जो 99.99 का बचा हुआ 0.01% था वो ये वाला है। पहला एग्जांपल पहला एग्जांपल पहला एग्जांपल ये है कि ग्लास की सरफेस पे हाइड्रोजन जब एब्जॉर्ब होएगा, नेचर वाइज हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना कोई आसान काम थोड़ी है बच्चे। हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी का खर्चा होता है ना, वो है +436 किलोजूल पर मोल। तो ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर। सर एंडोथर्मिक होकर कोई स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकता है? उसमें एक फायदा हुआ, H2 जब 2H में बदला ना, मोलिक्यूल जब एटम्स में बदला ना, मोलिक्यूल जब एटम्स में बदला ना, उसकी रैंडमनेस बढ़ गई। तो उस इंक्रीजिंग रैंडमनेस ने मुझे फेवर कर दिया। देखो ना, डेल्टा जी मुझे कैसा चाहिए था, नेगेटिव, डेल्टा एच कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो मुझे फेवर करने वाला कौन आ गया, एंट्रोपी। सेम एग्जांपल विद किसी सॉलिड एडजॉर्बेंट पे हाइड्रेटेड सोल्ट, जैसे एलम है, फिटकरी सुना है ना, फिटकरी एलम, उस हाँ पोटाश एलम, क्लियर है। जैसे क्रोम एलम भी होता है, आयरन एलम भी होता है, वैसे ये पोटाश एलम है। तो हुआ क्या जब ये हाइड्रेटेड सोल्ट इस पे एडजॉर्ब हुआ तो उसने मैंने पानी बिखेर दिए, इसके जो 24 वाटर थे ना वो स्प्रेड कर गए, बिखर गए, उससे उसकी एंट्रोपी फिर बढ़ गई और वही मुझे फेवर करने लग गई। सो प्रोसेसेस विच आर एंडोथर्मिक इन नेचर बट स्पॉन्टेनियस, तो विच फैक्टर फेवर्स द प्रोसेस, इंक्रीज इन एंट्रोपी, रैंडमनेस बढ़ गई। साथ में ये भी बोलना है आपने, रैंडमनेस तो पीछे भी थी, वो डिक्रीज हो गई थी या बढ़ गई है। यू मान के चलो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ रहे हो। हाँ, उसने कहा जी क्या डेल्टा एच अकेला स्पॉन्टेनिटी लाता है? आपने कहा नहीं। क्या डेल्टा एच अकेला एंट्रोपी गिब्स फ्री एनर्जी को नेगेटिव करता है? नहीं, दोनों कलेक्टिवली इसको नेगेटिव करने में रिस्पॉन्सिबल हैं। पिछले वाले में डेल्टा एच का नेगेटिव वैल्यूज को फेवर कर रहा था, इस वाले में डेल्टा एच का पॉजिटिव वैल्यूज को फेवर कर रहा है। ठीक है जी, एक बार फिर पेज टू पेज वापस आ रहा हूं, किसी को कुछ बात करनी हो कर लेना भाई। इस पेज पे आपको बताया गया है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन है, एडजॉर्प्शन, कोलोइड, कैटालाइसिस। फिर बताया गया गैस गैस होमोजेनस है, कोई इंटरफेस नहीं है, कंप्लीट मिसिबिलिटी है। इसको हम इस चैप्टर में किसी भी तरीके से डील नहीं करेंगे। और फिर उसने बताया एडजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस जो सरफेस पे कुछ एक्यूमुलेट कर जाए, जो एक्यूमुलेट किया वो एडजॉर्बेट है, जिसने एक्यूमुलेट करवाया वो एडजॉर्बेंट है। ठीक है जी। फिर उसने कहा जी इसका एक्सप्लेनेशन दो। मैंने कहा तीन ही वजह हैं, रेजिडुअल फोर्स, इम्बैलेंस फोर्सेस, फ्री वैलेंसीज। फिर उसने कहा जी एग्जांपल दो, गैस का, ऑर्गेनिक डाई के कलर का, रोज शुगर का चारकोल पे एडजॉर्ब करके अपना प्रेशर घटाना, अपना कलर उड़ाना, ये एडजॉर्प्शन के एग्जांपल थे। मॉइस्चर का कम हो जाना सिलिका जेल के टच में, बिल्कुल जी, ये एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है। डिसॉर्प्शन इज रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, फिर आपसे कहा गया एडीएबी का डिफरेंस समझाओ। वन इज सरफेस रिलेटेड, सेकंड इज बल्क रिलेटेड। वन इज स्टार्टेड विद फास्ट रेट एंड देन आफ्टर स्लो, और वो यूनिफॉर्म रेट से चलता रहता है।
उसने कहा जी सिलिका जेल और मेरे को कैल्शियम क्लोराइड में डिफरेंस समझाओ। मैंने कहा सिलिका जेल में तो सरफेस पे पानी के मोलिक्यूल होते हैं, इसका मतलब ये एडी है, एडजॉर्प्शन है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड के बल्क में एंटर कर जाते हैं कौन, वाटर मोलिक्यूल, वो एडजॉर्प्शन की जगह पे एब्जॉर्प्शन है। उसने कहा जिसकी एंथैल्पी समझाओ। मैंने कहा जी 99.99% केस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है और टेम्परेचर कम होते ही एडजॉर्प्शन को फेवर मिल जाता है। उसके बाद हमने डिस्कशन किया जी इसके दो टाइप हैं, उसको हमने 2-3 बार रीड किया, हाँ जी, फिजिकल एंड केमिकल। और उसके बाद आपको सिखाया कि किसी लो टेम्परेचर पे फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम केमिकल में चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाकर। वो आयरन का एग्जांपल आपके दिमाग में डाल ही दिया मैंने। ये वाला लो जी, अब बढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय द सॉलिड्स। लिसन केयरफुली। पहली बात तो बड़ी सिंपल है, एक लाइन में काम बन जाएगा, मैंने इसको साथ में लिखा हुआ है, नेचर ऑफ गैस एडजोर्बेट। एडजोर्बेट तो भाई बार बार बता दिया पीछे, जिसका भी ए ज्यादा होएगा, जिसका भी वेंडरवाल कांस्टेंट ज्यादा होएगा, गोली मारो वेंडरवाल कांस्टेंट को, जिसका भी अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा होएगा। वो कैसे बढ़ा सकते हो, साइज बढ़ाकर, अनब्रांच को, मोलिकुलर वेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपका क्या बढ़ जाएगा ए, तो वो गैस ज्यादा एडजॉर्ब होगी। तो बड़ा एक आधी लाइन का जवाब है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट बताओ, कहते जी ए बढ़ा दो, कैसे बढ़ाऊं, मोलिकुलर वेट बढ़ा दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ा दो, क्लियर है, इसके अलावा साइज बढ़ा दो। जैसे एसओ, ये मैं आपको इस पूरे को रब करके दिखाता हूं, ये देखो भाई, इसका मोलिकुलर वेट 64 है और ये 17 मोलिकुलर वेट का सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है। 17 वाला सेकंड नंबर पे कैसे आ गया, आप सारे बच्चे समझदार हो, की वजह से। तो जिसके भी ए बढ़ेंगे, जिसके भी ए बढ़ेंगे, जिसके भी वेंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे, उसका एडजॉर्प्शन का रेट भी बढ़ जाना है। हाँ जी, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट मैंने क्या कहा, शुरू से लेकर चलते हैं, एक चौक रख लो, एक उसके ऊपर गैस या फिर इंक, तो पहले इंक का नेचर, फिर चौक का नेचर, मतलब नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, फिर नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो भाई सरफेस एरिया बढ़ाओ, बात खत्म, सरफेस एरिया बढ़ाओ, बात खत्म। उसमें जी सरफेस एरिया में कैसे बढ़ाऊं, मैंने कहा जी टुकड़े कर दो, डिवीजन कर दो। आपने सुना होगा ना कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फाइनली डिवाइडेड निकल, मैंने कहा ये क्या है फाइनली डिवाइडेड निकल, कहते निकल का सरफेस एरिया बढ़ा दिया टुकड़े टुकड़े करके। आपके आपके सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में एक न्यूमेरिकल भी ऐसे डाल रखा है, एक क्यूब को कई सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और फिर नया आपसे सरफेस एरिया पूछ रखा है उसने, क्लियर ना, ऐसे करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जितना टुकड़े कर दोगे उतना सरफेस एरिया क्या करेगा, उसका इंक्रीज कर जाएगा। मोर नंबर ऑफ पीसेस मोर सरफेस एरिया। सिंपल सोचो ना बच्चे, इसमें क्यों हम फालतू में साइंटिस्ट बन रहे हैं। अगर एक टेबलेट खानी है, उसकी जगह पाउडर बना के खा लो, तो जल्दी असर करता है पाउडर उसका, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया उसका। टेबलेट तो उतनी उतनी है, मिलीग्राम भी उतने उतने हैं, पावर भी उतनी उतनी है, असर जल्दी 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 क्यों हो गया, जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया डिवीजन करके। बाकी आपने देखा होगा ना, आपके घरों में कभी रंग हुआ हो ना, कलर किया हो, तो कलर से पहले पेंटर पता है क्या करता है, उसकी सरफेस को स्मूथ करता है सैंड पेपर से, सैंड पेपर से ना सॉरी रफ करता है, और रफ करेगा ना तो उसकी एडजॉर्प्शन पावर बढ़ जाएगी। कलर करने से पहले उस सरफेस को रफ करते हैं, किससे, सैंड पेपर से। हाँ वो एक बिल्कुल रफ सा होता है ना, हाँ हाँ वही, उससे रब करके ना आपके वॉल का सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिससे उसकी एडजॉर्प्शन पावर बढ़ जाए। स्मूथ सरफेस पे उतना जल्दी रंग कलर चढ़ेगा नहीं जितना रफ सरफेस पे चढ़ेगा वो, क्योंकि रफ का सरफेस एरिया ज्यादा है।
और किसी का सरफेस एरिया बढ़ाना हो तो और कोई धांसू सा तरीका बताओ आपने, टेम्परेचर बढ़ा दो, जो प्री एडजॉर्ब्ड गैसेज है वो बाहर हो जाएंगी, बढ़ गया सरफेस एरिया। टुकड़े करके, रबिंग करके और टेम्परेचर बढ़ा के सरफेस एरिया बढ़ा सकते हो। किसका? एडजोर्बेंट का। लो जी, ये एक्टिवेशन और एडजॉर्प्शन में क्या बताया उसने? टेम्परेचर बढ़ाकर, फाइनली डिवाइड करके। क्लियर ना? ये सब जो मैंने पहले लिख दिया आपको ना, ये था नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। उसने कहा एक्टिवेशन करो, मैंने कहा डिवीजन रबिंग टेम्परेचर। ये देखो ब्रोकन इनटू पीसेस, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। नंबर भी लिखा है, पहले 16 फ्री वैलेंसी थी, अब 24 हो गई। मटेरियल सेम है, तो जब भी आप कभी ऐसे पीसेस बनाते हो तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। चलो जी, नाउ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एडजॉर्प्शन। ध्यान से सुनना भाई, सबको पता है एक्स बाई एम। अगर आप फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हो तो इनवर्सली टू तो क्या होता है? टेम्परेचर। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन जब आप बात कर रहे हो तो एक्स बाई एम अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, इनिशियली तो डायरेक्ट होता है, देन आफ्टर। हाँ जी, एज यूजुअल ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ। क्लियर? 1/T। क्यों? पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं और जैसे ही एडजॉर्प्शन शुरू होएगा इन्वर्स हो जाना है। ये देखो जी, समझा रखा है। अब आइसोबार एडजॉर्प्शन, आइसोबार मतलब टेम्परेचर बदलो। मैंने कहा जी देखो एक्स बाई एम, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन घटता जा रहा है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन पहले बढ़ा एंड देन आफ्टर घटना शुरू हो गया। केमिकल एडजॉर्प्शन पहले बढ़ा फिर घटना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमने उसको प्रोवाइड करवा दी है। ये था एडजॉर्प्शन आइसोबार, प्रेशर कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर। तो पहला ग्राफ बताता है एक्स बाई एम इनवर्सली टू टी, दूसरा ग्राफ बताता है एक्स बाई एम इनिशियली, डायरेक्टली एंड देन आफ्टर इनवर्सली। मेरे ख्याल में 5-7 बार बोल दिया, आपके दिमाग में परमानेंटली उतर गया होगा ये तो। अब मैं नेक्स्ट शुरू करूंगा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब मैं टेम्परेचर कांस्टेंट करके प्रेशर का स्टडी करूंगा। वापिस क्या पढ़ा रहे हो? फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। सबसे पहले एटीई एडजॉर्बेट, उसका क्या बढ़ा दो? उसका ए बढ़ा दो। फिर सॉलिड एडजॉर्बेंट, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दो। उसके बाद टेम्परेचर। आपने कहा दो असर है, फिजिकल पे इनवर्स है ऑलवेज, और केमिकल पे इनिशियली इनवर्स है, देन इनिशियली डायरेक्ट है, फिर इनवर्स है। ठीक है भाई? उसके बाद मैंने आपको बताया कि मुझे टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर का स्टडी करना है। उसका नाम दिया हमने फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, FREUND फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, मैं कह रहा हूं रट्टा मत मारो, थिंक अबाउट इट। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म, आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट करके स्टडी ऑफ प्रेशर है, टेम्परेचर कांस्टेंट करके स्टडी ऑफ प्रेशर है। तो शुरू करें भी इसको। वैसे ये 12 o'clock होने वाले हैं, तो मैं पेपर शुरू करूं या इसको कंटिन्यू कर ले? पेपर पढ़ लेते ना। हाँ, बस 1 मिनट में पेपर शुरू करता हूं। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, एक्स बाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, एक्स बाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, एक्स बाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है। शुरू में प्रेशर बढ़ाते जाओ, बढ़ता चला गया क्योंकि एक्टिव साइड ज्यादा थी। वापस सुन रहे हो? मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट करके प्रेशर का स्टडी किया।
शुरू शुरू में एक्टिव सेट ज्यादा थी, प्रेशर बढ़ता गया, एक्स बाई एम बढ़ता गया, एक्स बाई एम बढ़ता गया प्रेशर के साथ साथ। फिर बीच में जाकर एक्टिव सेट कम हो गई, तो प्रेशर पे डिपेंडेंसी भी कम हो गई। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था ना, हेनरीज लॉ। एक सैचुरेशन प्रेशर आता है। अब खाना खाने लगो, मान लो जैसी क्लास फ्री होएगी, आपका जितनी डाइट है, डाइट तो डाइट ही होती है ना, किसी ने 2 खानी है, किसी ने 3 रोटियां खानी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कोई 2 की जगह 10 खा ले, 2 पे सैचुरेशन आने लगता है ना। तो वही कह रहा हूं। और जब भूख लगी शुरू शुरू में रेट फास्ट होता है, कुछ भी बनाओ, फिर पता चलता है स्वाद था कि नहीं था। एक आधी रोटी खाने के बाद ये स्वाद नहीं बना, नमक ज्यादा है, नमक कम है, मिर्च ज्यादा है, मिर्च कम है, ये पता चलता है 1 डेढ़ रोटी खाने के बाद। जब भूख ज्यादा लगी हो तो शुरू शुरू में पता नहीं चलता, तो उसको बोलते हैं शुरू शुरू में एक्टिव साइड बड़ी बड़ी थी, ज्यादा ज्यादा थी, तो रेट बढ़ा। फिर उसके बाद थोड़ा कम हुआ प्रेशर पे, और एंड में जाकर जब पेट भर गया तो कितनी स्वाद चीज दे दो स्वाद ही लगती है, आप बोलते हो सैचुरेशन आ गया। बाद में देखेंगे, शाम को खाएंगे, कल खाएंगे, क्यों? क्योंकि पेट भरा हुआ है आपका। तो पहले डायरेक्टली, फिर इंटरमीडिएट एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंट। इस पे पूरी बात करेंगे बाद में, अभी तुम्हारा काम कर ले वो है पेपर का डिस्कशन। तुम कौन हो भाई? चलो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रिलेशन है ये एप्लीकेबल किस पर है? आपको बताया था डेल्टा एन जी 0 पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो एप्लीकेबल किस पे? जिसमें आपके पास 1 मोलिक्यूल 2 में, 3 में, 4 में बदले, अगर आपको याद आ जाए तो। कोई लड़ाई झगड़ा 46 नंबर क्वेश्चन में? अब 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, पीएच की रेंज 0 से 13 तक है, एक पीएच 1 है, एक पीएच 12, मतलब पीओएच भी 1 है। जब दोनों 1 1 है तो मिड पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा 6.5। कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag3PO4 है, उसमें ओरिजिनली पता है क्या होना चाहिए था? ओरिजिनली क्या होना चाहिए था? ओरिजिनली ये 3x लिखा होना चाहिए था और ये x होना चाहिए था। भाई साहब ने थोड़ी स्मार्टनेस दिखा दी, पता क्या कहा कि Ag प्लस आयंस x है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा x/3। हो सकता है आपने ये गड़बड़ कर दी इसके अंदर, उसने बाय डिफॉल्ट, ओरिजिनली तो यही होना चाहिए था ना, 3Ag फोस्फेट 3x, x ऐसे होना चाहिए था। उसने कहा ये x है तो मतलब ये x/3 है, सिंपल। अब जैसे पुट करोगे फॉर्मूला निकल आएगा। और मुझे लगता है तुमने इसका पहला आंसर लिख दिया होगा। चलो अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो 49 चेक करना भाई। ये मेरे पास एक ऐसा प्रोसेस है नेचर वाइज, कैसा हो गया? एंडोथर्मिक। ओके, इफ इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द अबो रिएक्शन इज 3 atm, इक्विलिब्रियम इन दोनों का, ये दोनों तो है ही नहीं इस दुनिया में, पहला सॉलिड है ना वो तो इन दोनों ने मिलकर कितना कितना प्रेशर जनरेट किया? 2 इसने, 1 इसने, टोटल 3 मोल है ना बच्चे, और 3 atm था। सुन पा रहे हो क्या कह रहा हूं? अब सोचो प्रोसेस कैसा था? एंडोथर्मिक। ओके, अब मैंने इसकी जगह पे पी अमोनिया 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर करना था ना मैंने, देन वैल्यू ऑफ केपी ऑफ द रिएक्शन 200। ओके, यहां क्या हुआ है? पी डायरेक्टली टू टी, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको वापस लिखूं या आप एग्जैक्टली बात को पकड़ पा रहे हो? लो जी, सबसे पहले मेरे पास इक्विलिब्रियम प्रेशर इस रिएक्शन का 3 atm है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री लिख दिया। प्रोसेस कैसा था? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस पे जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सिंपल सी बात कर लो ना, तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। समझ पा रहे हो? फॉरवर्ड जाने में अमोनिया और CO2 का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अमाउंट बढ़ेगा तो जो केपी का वैल्यू है टेम्परेचर चेंज होने से कम होएगा कि बढ़ेगा?
हाँ, फॉर ऑल एंडोथर्मिक। इसका आंसर चेक करना बच्चे एक बार, की है आपके पास? सर थर्ड दिया है इसका। एक सेकंड रुकना, मेरे पास इसका, एक सेकंड रुको सिर्फ ना, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड। ये पेपर है मेरे पास, थर्मो और स्टेट्स ऑफ मैटर। थर्मो तो नहीं था तुम्हारे? इक्विलिब्रियम। कहाँ गायब हो गया? 46 49 नंबर है ना ये? 49 का थर्ड आंसर गिवन है, इट शुड बी ग्रेटर देन 4। ये आंसर आएगा इसका, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस पे टेम्परेचर बढ़ाने से के का वैल्यू बढ़ेगा। इट शुड बी ग्रेटर देन 4। इसका आंसर सेकंड बनेगा बच्चे। सेकंड बच्चों ने लगा रखा, सेकंड लगा रखा था। चलो ठीक है, ये इसमें सुधार हो जाएगा, ये गलती मेरी रहेगी ना इसमें। चलो, ये तो आ गया होगा बच्चे। 10 ml 0.2 है, तो 10 ml 0.2 वाला कोई भी होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यस सर। KSP MgOH होल ट्वाइस 8.9 into 10 raised to power minus 12 है। If pH of 10 raised to power minus 3 solution of Mg nitrate is adjusted to 9, चेक कर लें एक बार। Mg का वैल्यू 10 raised to power minus 3 और pH 9 है अगर, तो pOH 5 है। आपको पता है QSP बराबर MgOH होल ट्वाइस होता है। Mg की वैल्यू गिवन है, OH की वैल्यू दे दी उसने, तो QSP मेरे पास 10 raised to power कितना आ गया? -13, जो KSP से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और QSP अगर कम है, QSP अगर कम है, QSP अगर कम है, तो पक्की बात उसका प्रेसिपिटेशन होने वाला नहीं है। सही कर दिया था ये। अरेंज द फॉलोइंग रिएक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Kp by Kc, तो इसको तो देख के साफ, ये तो हो गया होगा ना? यस सर। ये तो तुमने मेरे से पूछा ही था, मुझे याद आ रहा है ये वाला, तो करवाना है इसको। इसको देखो बच्चे, जब भी वीक ज्यादा होता है, आपको इसकी ट्रिक बताई थी, तो ऑलवेज क्या होता है वो? बफर। और ये 400 इंटू 0.1 है, तो मतलब क्या हो गया? 40। और अगले वाला 200 इंटू 0.1 है, मतलब क्या हो गया? 20। कौन ज्यादा हो गया? वीक। किससे? स्ट्रॉन्ग से। और वीक भी कौन है? एसिड है, तो एसिडिक बफर ही जाएगा ये तो। यस सर। इसमें गलती कर दी थी बच्चों ने ना। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन हो गया है, कराना है मैंने 55। पक्का ना? यस सर। ये देखना 56, टेम्परेचर बढ़ गया, सर हो गया था। ये भी हो गया। 57 हो गया, यस सर। और इसका अगला 58 हो गया था। यस सर। 59 में कह रहा है ट्रू फॉर द सोल्यूशन एक्स पीएच 12 है, तो पीओएच 2 है। अगले वाले का पीएच 9 है, तो मतलब पीओएच उसका 5 है। और 2 से 5, ये भी तुमने पूछा ही था शायद, ये 1000 टाइम्स ओएच ज्यादा है किसके अंदर? पहले वाले के अंदर, है ना? यस सर। इसको देखना, 0.1 सोल्यूशन ऑफ वीक बेस है, पीएच है 8, हाफ न्यूट्रलाइज करा दिया। चेक करना, लाइट कहते फिर। अभी 7 मिनट रुको, उसके बाद 2 घंटे के लिए बंद कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे, ये 0.1 है, इसमें से 0.05 सब्ट्रैक्ट हुआ, हाफ न्यूट्रलाइज हुआ ना बेटा। 60 कर रहा हूं बच्चे, 0.1 का हाफ, ये हाफ न्यूट्रलाइज हुआ और हाफ ही बन गया। ये तो खत्म हो गया इस दुनिया से। यस सर। अब आपको पता है कि अगर मेरे पास वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग के साथ सोल्ट आ जाए, तो क्या बन जाता है? वो बफर। और बफर भी कैसा है? बेसिक बफर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? पीओएच बराबर पीकेबी,
प्लस लोग सेम बाय सेम, ये तो कट ही जाएगा बच्चे। बोलो जी बोलो। अगर पीएच 6 दे रखी है इसने, पीएच 8 है ना, तो पीएच 6 हो गई, तो पीकेबी, अब इसको सोल्व करके केबी बराबर 10⁻⁻6 आ जाना है। ये तो आता ही होगा 61 तो। रिएक्शन रिवर्स करके हाफ कर रखी है ना, रिवर्स करके रूट कर दो, आंसर आ जाएगा 62। आपको पता ही है K1 ग्रेटर देन K2, और इन दोनों का सम फाइनल के बराबर। अगर ये K1 है ये K2 है, तो इन दोनों का सम कर दो, PK1 PK2 PK3 बन जाएगा। ये वाला किया 63 या कराना है? चलो वेरी गुड। और ये तो डेरिवेशन था हल्का सा, 64 65, इन दो तीनों में देखना। कोई भी बच्चा ऑब्जेक्शन उठा सकता है, फ्रीडम है आपके पास। ये देखना 67, इसमें मैंने डेटा बदल दिया था थोड़ा सा 67 में। कई बार आपको लगता है ना वही क्वेश्चन आ गया, चलो भी टिक मार दो। ये सारे हो गए थे 70 नंबर तक। कोई भी बच्चा बात करना चाहता हो, मोस्ट वेलकम। ये वाला हो गया था 71, अच्छा क्वेश्चन है ये। पूछना तो नहीं किसी ने? ये 3 क्वेश्चन देखना। ये तो वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट था बच्चे, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं था। 73 में बच्चे उसने कहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स, तो जहां डेल्टा एनजी 0 है, 1 1 0 आ गया। यहां ये सॉलिड सॉलिड ही हो गए, इसमें भी 0 आ गया। ये दोनों तरफ 2 लिक्विड, ये भी 0 आ गया। ऑल ऑफ दिस। यहां सुपर ट्रिक काम कर जाएगी, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कोई भी बच्चा बात करना चाहता हो किसी क्वेश्चन के बारे में? ये 75 है बेटा, और ये 76 भी हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और फिर दोनों में फिर स्ट्रॉन्ग बेस आ गया 77। ये मैंने इसको बदल दिया था क्वेश्चन को, इसका तुमने तुमने वाइट टिक मार दिया होगा पक्का है। आंसर फर्स्ट आएगा इसका, करके बताऊं? KH Y दे रखा है, और हमें पता है ये जो सोल्ट है, अमोनियम लिखा ना उसने, अमोनियम अमोनियम, ये तो इटसेल्फ क्या हो गया, अमोनियम लिख दिया। याद करो ऐसे पहले मैंने ऐसे पहले भी कराया था। यहां आपके पास NH4OH, और यहां H+ बन जाने, और हमें पता है KH बराबर क्या होता है, KW अपॉन KB KB KB, तो इसकी जगह Y लिख दिया। तो आपसे KB पूछ लिया, KW बाय Y। मैंने ना यहां बदल दिया था क्वेश्चन, पता है क्या, देन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इट लिखा था वहां, मैंने कर दिया देन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस विल बी। ऋषि साहब पता चला? ये आपको करवाया था लास्ट दिन, लेकिन उसमें ना आंसर वाई है, मैंने इस क्वेश्चन को बदल दिया, तो इसका आंसर बन गया था आपके पास फर्स्ट। ये देखना 2-3 क्वेश्चन, 2 मिनट है बच्चे, जल्दी से कर लो। किसी को करना है इनमें से? है कुछ? ये वाले दोनों वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है बच्चे ना, ये वाला, और ये तीनों यहां बदल दिया था ये वाला क्वेश्चन मैंने। ओके, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से के घट गया तो एक्सोथर्मिक हो गया। 85 को तुम लोगों ने हो सकता है वो पहले पेज पे क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंगली सोल्व कर दिया हो ना।
कि वही क्वेश्चन है, और जिसने दिमाग लगाया कि क्वेश्चन बदला हुआ है। हाँ भी 86 87, अगली बार से हम 15-15 क्वेश्चन बदल दिया करेंगे भाई, फिर पता चलेगा कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। 86 87 86 कह रहा है जी, इसका बच्चे दो फॉर्मूले थे ना, मेरे ख्याल में किस बच्चे ने पूछा था मेरे से ये, केपी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, केपी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर पी। क्लियर, ये 1 कर लो, ये 2 कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास पता है क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रेशियो है 1:9 है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, तो ये एक्स एक्स कट गए, सब कट गया। आपके पास बचा क्या, P1 4 P2, ये बना ना, Kp1 Kp2 1:9 है। if the degree of dissociation of x is x for z equal to the ratio of total pressure of their reactions, यहां थोड़ा गड़बड़ हुआ लगता है ना, पहले वाली रिएक्शन दूसरे वाली रिएक्शन, ये बस उल्टा लिखना था इसको। ये तुम्हारे पास कौन सी रिएक्शन का है, x चेंज टू वाई जेड पी क्यू का है, और ये वाला तुम्हारे पास है x चेंज टू 2y वाला है। और Kp1 किसके लिए, फॉर द रिएक्शन Kp1 द डिग्री ऑफ इस पहले वाली रिएक्शन का Kp1 है, ये Kp1 है। अब ठीक हो जाएगा बात, ठीक है भाई, अब तो क्लियर होगी बात। यस सर। अगले देखना भाई 3 क्वेश्चन और, पक्का। करिए थे सर। नंबर मिनिमम 140 किसके, इतने सारे कर लिए, 3-4 क्वेश्चन ही गलत हुए आपके, फिर बताओ 140 तो आगे होंगे मिनिमम। गुरसिमरन, 3 बच्चों ने हाथ खड़े किए सिर्फ, ओनली, ये खतरनाक है। 4 5 5, गुड है, चलो अच्छी बात है। कल सरफेस कंटिन्यू करते हैं बच्चे हम लोग।